वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज मैं करवाने वाली हूँ बच्चों आपको चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का जो चैप्टर है उसमें से एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज एडिशन है जो उसमें से एक्सरसाइज 7.1 मैं करवाऊँगी आज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 2x। ठीक है, तो वी नो दैट इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको ये देखना है कि आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 2x का। तो आपको अपने माइंड में सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो साइन 2x आए। तो देखो आपको पता है कि कोस का डेरिवेटिव साइन में कुछ, अगर हम कोस को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आपका साइन में जाएगा। ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है, कोस का माइनस साइन में जाता है तो हम कोस के आगे आपका माइनस लगा लेंगे ये। ठीक है, तो माइनस कोस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2। तो इंटू 2 भी आ रहा है तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि डेरिवेटिव आपका साइन 2x ही रहे। ठीक है, तो आपका ये आ गया इस तरह से। अगर मैं माइनस कोस 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव निकालूंगी तो ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, तो साइन 2x ही आ गया आपका। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या हो गया आपका, माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हो गया कि आपको वो फंक्शन लिखना है जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका आंसर साइन 2x आए। ठीक है, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर साइन 2x आएगा। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस कोस 2x अपॉन 2। क्लियर, तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल भी होता है आपका। ठीक है, तो ये आपको क्योंकि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकालना है तो मैंने ये वाला मेथड अडोप्ट किया है, लेकिन जो आगे 6 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये वाला मेथड नहीं करेंगे। उसमें हम जो मैंने आपको सम फॉर्मूलेज लिखवाए हैं इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फंक्शंस के, वो फॉर्मूलेज हम वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos 3x। इसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फंक्शन साइन 3x का डेरिवेटिव आपका cos 3x में जाएगा। तो साइन 3x लिख लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन इसको अगर हम 3 से डिवाइड करूँगी तो आपका देखो क्या आ जाएगा, 1/3 कॉन्स्टेंट है आपका, तो ये 1/3 लिख लिया, cos 3x इंटू 3, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x फिर 3x का 3। ठीक है, तो देखो cos 3x आ गया आपका एक तरह से। हैंस ये जो आपकी स्टेटमेंट थी वही आंसर आ गया। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज साइन 3x अपॉन 3। क्लियर, तो आंसर आपका आ गया साइन 3x अपॉन 3। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x। तो देखो e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है, e रेज टू पावर 2x। e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ही e रेज टू पावर 2x होता है, लेकिन साथ में आपका 2 और आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो e रेज टू पावर 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 तो बाहर निकल गया, और e रेज टू पावर 2x का 2x, e रेज टू पावर 2x इंटू 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑल ओवर आंसर आपका e रेज टू पावर 2x आ गया। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x इज e रेज टू पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिमिलरली हमें ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करें, जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर आए। तो अगर मैं देखो ax प्लस बी की क्यूब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो आपका होता है ना कि पावर आ गया, एक पावर कम कर दी। ठीक है, तो स्क्वायर पावर बन जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 पावर बन जाएगी। तो मैं ऊपर 3 पावर ले लेती हूँ
और क्योंकि पावर को हम आगे भी लेके आते हैं तो 3 पावर आगे आ गई। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए आएगा। तो मतलब कि ऊपर आपका 3a फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए मुझे 3a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने निकाला डिफ्रेंशिएशन 1/3, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। और ए एक्स प्लस बी का अगर मैं ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो आपका ये आ गया 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपका हो गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपकी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन 4 की। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3a। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इज ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 3/3a। लेफ्ट साइड वाला आपका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, और राइट साइड वाला आपका फंक्शन है। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आपका लेफ्ट साइड वाला फंक्शन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें आपको ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव क्या आए sin 2x अपॉन sin 2x माइनस 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x आए। ठीक है, तो देखो साइन का साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोस का डेरिवेटिव करती हूँ तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होएगा, तो मैं माइनस साइन और लगा देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि ऑल ओवर आपका साइन प्लस में आ जाए। फिर 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आएगा ऊपर इसमें, तो इसलिए मैंने 2 से नीचे डिवाइड भी कर दिया, जिससे कि ऑल ओवर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो ये -4 है, ई रेज़ टू पावर 3x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 3x ही होता है, लेकिन साथ में 3 और आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालती हूँ, जो ये फंक्शन है ये मैंने अंदाजे से अपने बाय इंस्पेक्शन माइंड में सोच के ये फंक्शन निकाला है। और इसका देखना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, डिफ्रेंशिएट करती हूँ इस फंक्शन को, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ही आएगी। तो करके देखो डेरिवेटिव इसका फर्स्ट टर्म का करते हैं, -1/2 पावर आगे निकल गई, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, फिर 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये -4 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, अपॉन 3, और ई रेज़ टू पावर 3x का ई रेज़ टू पावर 3x इंटू 3। तो देखो कैंसिल करके आपका क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ही रह गई। इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x इज, ये जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है आपका, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 ई रेज़ टू पावर 3x अपॉन 3। तो ये आंसर आ गया आपका। लेफ्ट साइड में जो डी बाई डी एक्स के साथ है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैंने यही लिखा है आपका कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इज, जो आपका लेफ्ट साइड वाला फंक्शन था वो मैंने लिखा है, जो डी बाई डी एक्स के साथ ब्रैकेट में था। तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें आपको इंटीग्रल्स निकालने हैं, लेकिन नोट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं निकालने हैं, जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए हैं पीछे अपनी लास्ट वीडियो में, उनकी हेल्प से आपको ये इंटीग्रल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी प्लस माइनस में ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कर दी दोनों टर्म्स को मैंने, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगी मैं। फिर देखो जो 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x है, फर्स्ट टर्म है, इसमें 4 कॉन्स्टेंट है, तो जो मैंने k वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, एक KFX वाली, k बाहर निकल जाता है, तो ऐसी कॉन्स्टेंट टर्म आपकी बाहर निकल गई। ई रेज़ टू पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों मैंने बताया था आपको x होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ई रेज़ टू पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 3x अपॉन 3। जैसे हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, प्लस x,
तो आंसर हो गया 4/3 ई रेज टू पावर 3x प्लस एक्स। बच्चे यहाँ पे प्लस सी और कर लेना, सी और आएगा यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है आपकी एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखो हम एक्स स्क्वेयर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो एक्स स्क्वेयर को 1 से करूँगी तो एक्स स्क्वेयर आ गया, फिर एक्स स्क्वेयर को 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर से करूँगी। ठीक है, तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ गया ये। ठीक है, अब मैंने ये दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया है। अब देखो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, इजी क्वेश्चंस हैं ये, सिर्फ आपको थोड़े से फॉर्मूलेज रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें भी सेम आपको प्रॉपर्टी लगानी है, तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लेना है। ए एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अलग से, बी एक्स का अलग से और सी का अलग से। अब देखो इसमें ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वेयर रह गया अंदर। ऐसे बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एक्स रह गया अंदर, सी इंटू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये देखो आपका हो गया ए एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक पावर प्लस करते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड करते हैं। ऐसे बी बाहर निकला हुआ था, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, एक्स की पावर 1 थी तो एक पावर इंक्रीज कर दी तो एक्स की पावर 2 हो गई अपॉन 2, प्लस सी 1 का इंटीग्रेशन एक्स सी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और जो ये वाला सी है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये मैंने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको मैंने थोड़ा कैपिटल बना दिया है, तो आपका आंसर ये आ गया ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें भी सेम यही है कि मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया है पहले, फिर ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन रह गया, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो ये 2 बाहर, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें देखो ये मैंने पहले स्क्वेयर खोल लिया है, आइडेंटिटी लगा दी है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ आइडेंटिटी ओपन की है। तो देखो ये बन गया रूट एक्स का स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स, और ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 रह गया इंटू डी एक्स। अब ये मैंने टर्म्स अलग अलग कर ली हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय 2 इंटीग्रेशन हो गया, 1 अपॉन एक्स का बच्चों लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये मैंने लिखवाया था आपको फॉर्मूलेज में, और 2 बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें देखो जो ये एक्स स्क्वेयर है अपॉन में, इसको मैं इधर एक्स क्यूब के नीचे भी लिखूंगी, 5x स्क्वेयर के नीचे भी लिखूंगी और 4 के नीचे भी लिखूंगी, तो मैंने ये अलग अलग कर दिया है। तो देखो यहाँ से आ गया आपकी ये वाली टर्म x, यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से ये एज इट इज़। ठीक है, फिर मैंने अलग अलग कर दिया तीनों को। ठीक है, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, 5 कांस्टेंट बाहर निकल गया था, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये -4 बाहर निकल गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर था बच्चों, तो ये मैंने ऊपर ऐसे लिख लिया x की पावर -2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस करी और इसी पावर से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, -2 + 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये आ गया एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1, और -1 को मैं नीचे ले जाऊँगी तो ये प्लस का x हो गया नीचे ले जाके, और -2 + 1 माइनस बचेगा नीचे से, और एक माइनस आपका ये वाला है, तो माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो गया, ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें भी सेम मैंने यही करा है,
रूट एक्स से मैं एक्स क्यूब को डिवाइड करूँगी, रूट एक्स से 3x को करूँगी, रूट एक्स से मैं 4 को डिवाइड करूँगी। ठीक है, डिवाइड कर लिया, फिर तीनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो ये बन गया x की पावर 3 अपॉन रूट एक्स। इससे आपकी ये पावर बच जाएगी 3 माइनस 1/2। ये 1 माइनस 1/2 बचे, तो 1/2 रह गई, और ये 4x की पावर माइनस हाफ बन गया। फिर मैंने अलग अलग कर लिया तीनों को। अब मैं इनका इंटीग्रेशन कर रही हूँ अलग अलग करके। एक पावर ऐड करी, उसे डिवाइड करा, ऐसे इसमें 1 पावर इंक्रीज़ करी और उसी पावर से मैंने डिवाइड किया, और सेम ही हाफ आपका। फिर जो 7/2 है ये आपका 2/7 बन जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/4 बन जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये। तो देखो क्या बन गया आपका, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये सेम ऐसे ही करा है। अब इसकी x की पावर हाफ को मैंने रूट एक्स लिख दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज़ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यहाँ से x रह गया, यहाँ से 1 रह गया, x माइनस 1, और ये थर्ड और फोर्थ टर्म में से मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो ये रह गया। अब देखो x माइनस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेके नीचे से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रह जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और 1 का एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है आपका, ये स्टेप ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें देखो ऐसे ही रूट एक्स से मैंने पहले 1 को मल्टीप्लाई करा, रूट एक्स से x को करा, तो ये आ गया आपका। रूट एक्स को मैंने x की पावर 1/2 लिख लिया, ये 3/2 पावर बन गई, 1 प्लस 1/2। फिर अलग अलग कर लिया मैंने। ठीक है, फिर 1 पावर प्लस करी, उसी से डिवाइड करा, यहाँ पर भी 1 पावर प्लस करी है, उसी पावर से डिवाइड करा है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हैं। 15 पे आते हैं। इस रूट एक्स को मैं अंदर ले जाती हूँ, इससे मल्टीप्लाई करा, इससे करा, इससे करा, तो आपकी ये टर्म बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, तो आप कर लोगे। ठीक है, फिर अलग अलग कर ली टर्म्स तीनों, फिर वही पावर ऐड करी, एक पावर ऐड करी, उसी से डिवाइड करा, तीनों में ऐसे ही करना है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, रूट एक्स को अंदर ले जाना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखो इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग कर लिया मैंने पहले। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लिया। अब x का इंटीग्रेशन x²/2, cos x का इंटीग्रेशन बच्चों sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है। डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में प्लस साइन नहीं आएगा। और e⁻x का e⁻x ही होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों जो मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए हैं आपको पीछे लास्ट वाली, इससे लास्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें आप देखना e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया, x² - 3x प्लस e⁻x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी इजी है। देखो टर्म्स को अलग अलग कर लिया है और कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब x² का इंटीग्रेशन x³/3, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो प्लस का cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x। और ये देखो x की पावर हाफ बन गई, तो एक पावर ऐड करी, उसी से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 1/2 प्लस 1 पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो 3/2 से डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो sec x को मैं अंदर ले गई, sec² x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो sec x tan x हो गया। अब sec² का इंटीग्रेशन बच्चों tan x होता है। ये मैंने यहाँ पे स्टेप में क्या कर रखा है, दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर रखा है। फिर देखो sec² x का इंटीग्रेशन tan x, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पीछे। tan x का डिफरेंशिएशन sec² होता है,
और सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan x होता है। ऐसे सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x। जैसे कि सेक x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक x tan x आता है, उसका इन्वर्स सेक x tan x का इंटीग्रेशन आपका सेक x होएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो इसमें मैं सेक स्क्वेयर को लिखती हूँ 1/cos स्क्वेयर और cos x स्क्वेयर को 1/sin स्क्वेयर। ठीक है, अब sin स्क्वेयर अपॉन cos स्क्वेयर क्या बन गया, tan स्क्वेयर। लेकिन आपको tan स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको sec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन पता है, तो tan स्क्वेयर को मैंने sec स्क्वेयर में चेंज कर लिया इस वाली आइडेंटिटी से। 1 + tan स्क्वेयर x इक्वल टू sec स्क्वेयर x। तो यहाँ से आपका tan स्क्वेयर क्या आ गया, sec स्क्वेयर x - 1 आ गया। ठीक है, अब मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेती हूँ। ठीक है, फिर ये sec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan x हो गया और इसका 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें भी cos स्क्वेयर x को मैंने 2 के नीचे अलग से लिखा, इसके 3 sin x के नीचे अलग से लिखा। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाहर निकाल लेंगे, 1/cos स्क्वेयर sec स्क्वेयर हो गया, और ये 3 बाहर निकाल लिया मैंने, sin x अपॉन एक cos x से तो tan x बन गया और एक cos x से आपका 1/cos x से ये sec x बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल के यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, sec स्क्वेयर x अंदर, 3 बाहर निकाल लिया, sec x tan x अंदर। तो देखो अब sec स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। अब देखो ये वाला जो स्टेप है ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आपको दो फंक्शन आपके 2 - 3x और अपॉन cos x स्क्वेयर हैं, तो दो फंक्शन अगर आपके डिवीज़न में है उसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया कि उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। प्लस माइनस में तो आपका दोनों फंक्शन अलग अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन कोशेंट वाले के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो इसको मैंने कोशेंट वाले को मैंने क्या करा, प्लस माइनस में चेंज कर लिया। ठीक है, मतलब माइनस में आ गया बीच में, और ये आपका एक फंक्शन 2 sec स्क्वेयर x बन गया। इसमें ना तो कोई मल्टीप्लिकेशन है ना कोई डिवीज़न है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, वो तो आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन आपका क्या है, sec स्क्वेयर x है, और sec स्क्वेयर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ऐसे tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। तो ये स्टेप करने का आपका ये फ़ायदा हो गया है कि हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस मिल गए हैं और स्टैंडर्ड फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है √x + 1/√x का। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। इन चारों में से कौन सा आंसर आपका राइट है वो आपको बताना है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स का इंटीग्रल निकालना है आपको। तो इसका इंटीग्रल निकालते हैं। देखो दोनों टर्म्स को पहले अलग अलग कर लिया। एंटी डेरिवेटिव का मीन्स क्या होता है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग कर लिया। फिर वही सेम प्रोसीजर, x की पावर हाफ है यहाँ पर, तो उसमें 1 पावर ऐड करूँगी और ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा ऐड करने के बाद। तो 3/2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ऐसे इसको मैंने इसको लिख लेंगे x की पावर -½ ठीक है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की पावर -½ तो एक पावर ऐड करी है, तो अगर ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और 3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 3 नीचे रह गया और ये 2 है, ये आपका ऊपर चला गया, तो 2/3 आ गया ये, और ऐसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा, तो ये 2x की पावर, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस का हाफ बच जाएगा ये यहाँ से, तो ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये वाला आंसर आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें देखो d/dx ऑफ fx, ये आपको ये गिवन है। ठीक है, तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो अगर इस d/dx को अगर मैं राइट साइड पे ले जाती हूँ तो ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। d/dx को इधर ले जाती हूँ राइट साइड पे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ। ठीक है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूँगी
तो इंटीग्रेशन से आपका डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ एक्स बच जाएगा लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन मैं अलग अलग कर लूँगी और बाद में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो वो करने के बाद देखो आपको F2 0 गिवन है, तो जो आपका आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स का जो आंसर आएगा उसमें मैं एक्स को 2 पुट करके आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं वो पुट कर दूँगी। तो देखो कैसे करा है, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड पे, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी बाई डी एक्स से आपका ये इंटीग्रेशन कैंसिल होके एफ एक्स रह गया, और यहाँ पे मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर इनका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड, सेम यहाँ पे मैंने करा है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। 4 से 4 कैंसिल, ये -3 से -3 कैंसिल, तो प्लस बच गया है यहाँ पे, और ये x की पावर -3 को मैं नीचे ले आई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका एफ एक्स का आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें हमें सी का आंसर नहीं पता। इन्होंने क्या गिवन है, हमें F2 की वैल्यू 0 गिवन है, तो F2 कैसे निकलेगा अगर मैं x को 2 पुट कर दूंगी, तो x को मैंने 2 पुट कर दिया है, तो 2⁴ 1/2⁵ प्लस सी। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा आपका माइनस, देखो क्या आएगा सी का आंसर, -129/8। सी का आंसर आपका -129/8 आ गया। तो जो आपका एफ एक्स का आंसर था, एफ एक्स आपका ये आया था, इसमें मैं सी को रख दूंगी -129/8। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x⁴ प्लस 1/x⁵ -129/8। और देखो ये ऑप्शन कौन सी है आपकी, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन है, x⁴ प्लस 1/x⁵ -129/8। तो ये ऑप्शन आपकी राइट है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन हो गई। क्लियर, इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। और बच्चों ये क्वेश्चंस बड़े ही इजी हैं, आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। क्लियर, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।